ट्रंप चिल्लाकर बोले कि डील साइन हो गई है। कौन सी डील? अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शांति की डील फाइनल हो गई है। 14 पॉइंट्स इस एमओयू में है, वो निकल कर आए हैं कि आखिर क्या ईरान के हाथ लगा, क्या अमेरिका के हाथ आया। जो खबरें चल रही हैं कि क्या अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है ईरान के आगे, या ईरान फायदा उठा पाया इस डील का, नहीं उठा पाया, आपको सब विस्तार से इस वीडियो में समझाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान है मेरे साथ। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। विनय, 14 पॉइंट्स यानी कि 14 शर्तें, तो उसमें 14 में किसके हिस्से कितनी आई और दुनिया का क्या फ़ायदा है इस डील के बाद? क्योंकि अब कह रहे हैं भाई पेट्रोल की, डीजल की कीमतें घट सकती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस घट गए हैं, जो 120 पार चले गए थे वो 80 के आसपास आ गए हैं, तो दुनिया पर भी इसका असर नजर आएगा। मगर 14 पॉइंट्स क्या है, शुरुआत उनसे करते हैं। जी, 14 पॉइंट्स एक के बाद एक मैं जो है अपने दर्शकों को समझा देता हूँ। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इस डील में किसके हिस्से में क्या आया और कौन घाटे में रहा, कौन फायदे में रहा। तो पहली बात यह है कि पहली जो शर्त है वो ये है कि सभी मोर्चों पे शांति, सीज फायर, सब मोर्चों पे जो है सीज फायर होगा। उसमें लेबनान का मोर्चा को भी इंक्लूड किया गया है कि लेबनान के मोर्चे पे भी सीज फायर होगा। ये पहली शर्त है। अच्छा। जो कि ईरान लगातार ये कह रहा था। पिछली बार आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में जब ईरानी नेगोशिएटर्स मिले थे अमेरिकन नेगोशिएटर्स से, उस समय ये स्थिति जो है स्पष्ट नहीं की गई थी कि सीज फायर में क्या लेबनान और हिजबुल्लाह को शामिल किया गया है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि लेबनान के मोर्चे पर भी सीज फायर लागू होगा और वो पूरी तरीके से आने वाले समय में इसके ऊपर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो पहली बात यह है। दूसरा और बहुत दिलचस्प पॉइंट है वो ये है कि इंटरनल अफेयर्स में कोई दखल नहीं देगा। अपनी टेरिटोरियल सॉवरेंटी का जो है दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल सॉवरेंटी का सम्मान करेंगे। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पता होगा कि इस युद्ध के बाद में खासतौर पर 12 डे वॉर जब हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, उसके बाद में हमने ये देखा था कि तेहरान में मास प्रोटेस्ट शुरू हुए थे इस रिजीम के खिलाफ, इस्लामिक रिजीम के खिलाफ। और उस समय ईरान का ये आरोप था कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद मिलकर ये प्रोटेस्ट जो है वो करवा रही हैं, उनको फंडिंग कर रही हैं और एक रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। तो ये आरोप लगा था। तो यहाँ पे बहुत स्पष्टता से कहा गया कि इंटरनल अफेयर में कोई एक दूसरे के दखल नहीं देगा आने वाले समय में। तीसरी बात यह है कि 60 दिन की सीमा तय की गई है कि ये जो तमाम शर्तें जिनके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर 60 दिन के अंदर जो है नतीजे पे पहुंचा जाएगा। और 60 दिन के बाद भी अगर एक्सटेंड करनी है इस समय सीमा को, तो दोनों पक्ष बैठ के उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड हो सकती है ये। 60 दिन क्यों चाहिए? 60 दिन पहले ईरान को परफॉर्म करके कुछ चीज़ें दिखानी होंगी कि हम जो है इसको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी जो MOU हुआ है उसको, उसके बाद में आगे की बातें होगी। चौथी बात यह है कि US ब्लॉकेड जो है उसका खात्मा होगा। और जो US ने एक ब्लॉकेड के बाहर ब्लॉकेड लगाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर गल्फ ऑफ ओमान में, वो ब्लॉकेड जो है वो खत्म होगा। उसमें भी US ने कहा है कि हमको ग्रेजुअली 30 दिन का समय लगेगा इस पूरे के पूरे ब्लॉकेड को ख़त्म करने में, और इसी दौरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और US का ब्लॉकेड जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है एक साथ खुलते हुए हमको नजर आएंगे इसके हिसाब से। छठा, पांचों पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही ऑब्वियसली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में महीने भर के अंदर जो है ईरान उसको ग्रेजुअली खोलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि युद्ध की शुरुआत में ईरान ने वहाँ पे बहुत सारी माइंस प्लेस कर दी थी, जो कि समुद्री माइंस हैं, और उनको हटाने में थोड़ा समय लगता है। और एक ये बहुत टेक्निकल और बहुत टेढ़ा काम है माइंस को हटाना। और जिसके पास में अगर आपके पास में लोकेशन एग्जैक्ट हो तब भी उसमें आपको महीने भर से ज़्यादा का समय लग जाता है। हम याद करते हैं जब 93 का जो गल्फ वॉर हुआ था उस समय अमेरिका के पास में ये लोकेशंस थी कि इराक ने कहाँ पे प्लेस किए हैं माइंस, लेकिन माइन स्वीपिंग ऑपरेशन इतना लंबा चला था, लगभग 2 महीने लंबा वो ऑपरेशन चला था। तो माइंस हटाना बहुत टेढ़ा काम है और उसको करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोला जाएगा। और ये ईरान की जिम्मेदारी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वेसल्स आ रही हैं वो सुरक्षित जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल पाएँ। तो ये इसका पाँचों पॉइंट था। छठा पॉइंट था रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 मिलियन का जो है फंड दिया जाएगा। $300 बिलियन ईरान को मिलेंगे। अब आपको याद होगा कि जब शुरुआत में बात हो रही थी उस समय ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि हमारा जो भी जंग में नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है अमेरिका करे। तो ये शर्त जो है बार बार ईरान के द्वारा रखी जा रही थी। और अब ये कहा जा रहा है कि $300 बिलियन उनको रिकंस्ट्रक्शन फंड जो है वो दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये उसकी जेब से नहीं जा रहा है, हम फाइनेंशियली उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। उनका ये कहना है कि गल्फ के देश जो हैं वो उनको जो असिस्ट करेंगे आने वाले समय में ईरान को। लेकिन इसके ऊपर अभी भी जो है एक
संशय की स्थिति बनी हुई है। एक जो है घटागोप की कंडीशन बनी हुई है कि एक्चुअल में ये $300 बिलियन का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा। तो ये एक बात और है। और इसके ऊपर इजराइल भी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इस तरीके का एक मुश्त अगर रिकंस्ट्रक्शन फंड अगर ईरान को मिलता है तो ईरान जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है टर्मिनेशन ऑफ ऑल सैंक्शंस। जो जितने भी सैंक्शंस यूएसए ने लगा रखे हैं, चाहे यूएनएससी ने लगा रखे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगा रखे हैं, वो सारे सैंक्शंस इस युद्ध में बड़ा हासिल होगा ईरान के लिए सबसे बड़ा हासिल यही है कि ये जो है सारे टर्मिनेट होंगे। लेकिन इसकी कोई भी समय सीमा नहीं तय की गई है कि 60 दिन में करेंगे, 50 दिन में करेंगे, या तुरंत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। और ये कहा गया कि हम ईरान का जो है वो परफॉर्मेंस उसको मेजर करेंगे और उसको मेजर करने के बाद में हम उस हिसाब से सैंक्शंस हटाएंगे। आठवां पॉइंट है कि न्यूक्लियर वेपन अभी तक जो न्यूक्लियर ग्रेड इन लोगों ने यूरेनियम बना रखा है उसको ये लोग IAEA के हवाले करेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके हवाले करेंगे। उसकी देखरेख में वो जो न्यूक्लियर डस्ट है या न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल है उसका क्या होगा अभी इसके ऊपर तय नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि ईरान को एनरिचमेंट से रोका गया है, लेकिन वो वेपन ग्रेड एनरिचमेंट नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा या शांति के जो कार्य हैं, खासतौर पे ऊर्जा के लिए जो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, उसके लिए वो एनरिच कर पाएंगे यूरेनियम आगे वाले समय में। ऐसा नहीं होगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 99.99% मैं श्योर हूँ कि ईरान जो है अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। 9 और 10वां पॉइंट जो है वो स्टेटस क्वो का पॉइंट है, जिसमें एक तरफ ये कहा गया है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यहाँ से नहीं बढ़ाएगा, जो स्टेटस है उसी को बनाए रखेगा। दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से उसमें ये शर्त रखी गई कि यूएस जो है अपना रीडिप्लॉयमेंट जो है वो डिप्लॉयमेंट को रीइंफोर्समेंट नहीं करेगा, उसमें और ज़्यादा सैनिक जो है नहीं लाएगा। जो उनकी चाहे विमान मतलब लड़ाकू पोत हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट और नहीं होगी, और जो अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे सैनिकों की डिप्लॉयमेंट नहीं होगी और अधिक वहाँ पे विमानों की डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। तो स्टेटस को जो अभी बना हुआ है वो अगले 60 दिन तक वही स्टेटस को रहेगा। 11वां पॉइंट है फ्रोजन फंड्स का। अब होता क्या है कि तमाम जो दुनिया की बैंकिंग जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उसमें एक तरीके से अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो है एक दबदबा वहाँ पे बना हुआ है। और होता ये है कि कोई भी देश जो है अमेरिका जब चाहे किसी भी देश के फंड्स को फ्रोज कर सकता है, मतलब एक तरीके से उसको सीलबंदी कर सकता है उसके खाते की। तो ईरान के ऐसा $25 बिलियन के तकरीबन का फंड है जो कि फ्रोजन पड़ा हुआ है, जो ईरान के एसेट्स हैं जो कि फ्रोजन पड़े हुए हैं अलग अलग बैंक्स में। क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस था, तो ईरान जो है बहुत ये मतलब 2 नंबर किस्म की जो बैंकिंग है उसका सहारा लेता था अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, और उसमें जो है ईरानियन एसेट्स जो हैं फ्रोज पड़े हुए हैं। तो उसको ये कहा है कि डिफ्रोज किया जाएगा, उसको जो है रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि वो ईरान का ही पैसा है तो वो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक गुडविल जेस्चर के तौर पर हमको ये देखने को मिला था कि यूएई ने अभी 2 दिन पहले जो है $3 बिलियन का जो ईरानियन फंड था जो कि फ्रोजन था उसको जो है डिफ्रोज करके और उन ईरान को देना शुरू कर दिया था। तो वो कार्रवाई वहाँ से शुरू हो गई थी, वो गुडविल जेस्चर के तौर पर देखा जा रहा है। और 12 से 14 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला ये है कि एक कमेटी बनेगी जो ये देखेगी कि जो एमओयू है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, ईरान किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ों को जो है वो करने के बाद में 60 दिन बाद में एक फाइनल डील के ऊपर ये लोग पहुँचेंगे जहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और 14वां पॉइंट जो है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है, जो फाइनल अभी एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं और सौरभ किसी बात पे ये सहमत हो जाते हैं कि चलो इतवार के दिन जो है हम मैच खेलेंगे, लेकिन उसमें कौन कितना पैसा देगा, मैच में मैच फीस कौन देगा, ग्राउंड का पैसा कौन देगा, इसके ऊपर हम जब मैदान पहुंचेंगे तब बात कर लेंगे। लेकिन अभी तुम 5 प्लेयर ले आना, मैं 6 प्लेयर ले आऊँगा, 11 लोगों की एक टीम बना के मैच खेलेंगे। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ जो आप ये समझिए कि डील हो गया। हाँ, मैं खारिज करता हूँ। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान बार बार ये कह रहा था कि हमें जो भी डील अमेरिका करता है, क्योंकि हम अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओबामा के समय भी हमने डील करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका जो है अचानक से पुल बैक कर गया और उसके बाद में हमको ऐसी स्थिति में ला के पटक दिया। उसके बाद में सीज फायर के बाद में भी लगातार ईरान संशय से देख रहा था कि जो सीज फायर एक्सटेंशन हो रहा है तो कहीं अमेरिका उसके ऊपर फिर से हमला ना कर दें। तो वैसी स्थिति में ये कहा गया है ईरान की तरफ से और इस शर्त को माना गया है। पहले ईरान कह रहा था कि हमें अमेरिकन कांग्रेस की गारंटी चाहिए, उसके ऊपर जो है यूएसए तैयार नहीं हुआ, ट्रंप प्रशासन तैयार नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में जो नेगोशिएशन में बीच का रास्ता निकाला गया, वो रास्ता ये निकाला गया कि
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो है इस डील की गारंटी की जाएगी। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो मेंबर्स हैं, जिसमें रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका हैं, तो ये 5 देश जो हैं इसको फाइनलाइज करेंगे, इसको गारंटी करेंगे कि ये जो अब डील हो रही है, ये डील जो है मान्य डील रहेगी, इसके ऊपर आगे कुछ और परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये स्थिति है। तो ये 14 पॉइंट्स हो गए। अब ये समझाइए कि किसके हिस्से क्या आया है। जो बात चल रही है कि अमेरिका को झुकना पड़ गया ईरान के सामने, कितनी सही है? अमेरिका को एक तरीके से आप देखेंगे तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। इस डील में अमेरिका के लिए क्या है, अब मेरे को ये बताइए। एक पॉइंट है सिर्फ कि न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएंगे। तो वो आप ये समझिए कि मुस्तफा खामनेई से पहले अली खामनेई के समय में अली खामनेई ने खुद फतवा जारी किया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो डेवलप नहीं करेगा, उनके सुप्रीम लीडर ने, और रिलीजियस फतवा जारी किया बना था। तो रहे थे फिर भी। इनका ये कहना है कि मतलब एनरिचमेंट कर रहे थे। एनरिचमेंट करना और बम बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब वेपन ग्रेड नहीं, वेपन ग्रेड एनरिचमेंट करना ठीक है, वो वेपन ग्रेड भी नहीं था। 90% के तकरीबन का एनरिचमेंट जो है वो वेपन ग्रेड माना जाता है। 66% के तकरीबन का एनरिचमेंट ये लोग पहुंच गए थे। तो इजराइल का कहना था कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं और तमाम सारी बातें थी। लेकिन और जो 2015 से पहले जो डील ओबामा प्रशासन के साथ में हो रही थी ईरान की, उसमें भी वो लोग यही स्वीकार कर रहे थे कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे अगर आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा देते हैं। तो अमेरिका वही ढाक के 3 पास जो हैं उनके पास में वहीं पहुंच गए। तो ये स्थिति है। लेकिन इस पूरे के पूरे डील में जो हासिल ईरान को हुआ, पहला तो $300 बिलियन का फंड, जो कि उनको रिकंस्ट्रक्शन में काम आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान झेला है। और ये बार बार कहा जा रहा था कि इनकी तरफ से ईरान की तरफ से कि हमको जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई सबसे पहले अमेरिका करे, तभी जो है हम ये मानेंगे कि हम आगे डील कर सकेंगे। तो ये पहली शर्त जब शुरुआत में मिड लेवल जब नेगोशिएशन शुरू हुआ था, आपको याद होगा हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था, लगातार अपडेट भी किया था कि ये बातचीत चल रही है और उसके ऊपर अमेरिका माना है। तो ये ईरान का सबसे बड़ा दूसरा हासिल है। तीसरा सैंक्शंस जो इसको ऊपर से हट रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है, जो ईरान की इकॉनमी जो चरमराती हुई हमको दिखाई दे रही थी। आपको पता होगा कि ईरान की जो करेंसी है वो बहुत पूरी तरीके से, हरमुज वाला पॉइंट नहीं मिला ना, हरमुज में चुंगी वसूल सकेंगे। हरमुज तो पहले से ही फ्री था ना, इस युद्ध के शुरू होने से पहले थी ना डिमांड की हमको हरमुज में टैक्स। भाई आप या तो पैसा दे दीजिए, हमको टोल वसूल लेते हैं, तो पैसा मिल गया। उनका तो सीधा सा कहना था भाई हमको हमारे युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ हमको उसको भरपाई करनी है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमको हमारा पैसा चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आप ये देखिए कि लगातार ईरान की जो करेंसी उसका डिप्लीशन जारी था, वो लगातार नीचे गिर रही थी। वहाँ पे खाद्य पदार्थों की जो है महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ रही थी। और वैसी स्थिति में ईरान की इकॉनमी जो है अंदर से बहुत क्रम्बल कर रही थी। ईरान के लिए अभी नीड ऑफ द आवर ये था कि वो अपने महंगाई दर को कंट्रोल में करें और वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें, क्योंकि युद्ध की मार उनके ऊपर बहुत भयंकर पड़ी है ना। तो ये स्थिति है, उन्होंने ठीक ठाक नुकसान झेला है। आप ये समझिए जिस देश के ऊपर 20 से 22 हजार के तकरीबन जो है अगर स्ट्राइक्स हों तो वो उस देश की क्या कंडीशन है। तबाही तो हुई है, इसमें कौन इनकार कर सकता है। तो मगर अभी आप कह रहे हैं ये 14 पॉइंट्स है, इनमें ज्यादा हासिल बेहतर डील ईरान की फेवर में रही। पूरी तरीके से ईरान की तरफ ही झुकी हुई डील है ये। मतलब इसमें यूएसए के लिए अगर आप पूछेंगे क्या हासिल है, तो वो न्यूक्लियर वेपन का ही चीज हासिल है, जहाँ पे यूएसए कह सकता है कि मेरे पास में एक फेस सेविंग है। बाकी रिजीम चेंज करना था वो कर नहीं पाए, जो कुछ नहीं, जितना मिसाइल प्रोग्राम इनका खत्म करना था वो ये कर नहीं पाए, अपना आदमी बैठाना था वो ये कर नहीं पाए। न्यूक्लियर वाला कह सकते हैं पॉइंट, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको डिस्ट्रॉय करना था। ऑब्लिटरेटेड जो एक फेवरेट वर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का। तो उन्होंने कहा था अभी जब 12 डे वॉर हुआ था उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 2 स्ट्राइक हुई थी B-2 बॉम्बर की, उस समय ये कहा गया था कि नातांज की जो फैसिलिटी है और इस्फहान की जो फैसिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनको जो है ऑब्लिटरेट कर दिया है हम लोगों ने। लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है ना तो इनका मिसाइल कैपेसिटी जो है इनकी जिसको हम मिलिट्री में कहते हैं कि मैगजीन डेप्थ जो है ईरान की बहुत बढ़िया है, और उनके पास मिसाइल का जो भंडार है वो भी पड़ा हुआ था, वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ड्रोन का इन्होंने अच्छा विकल्प बनाया था शाहिद 136, जिसके दम पे ये पूरा का पूरा युद्ध जो है इन्होंने अपने पक्ष में झुका लिया। और तीसरी चीज़ ये थी कि ना न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये ध्वस्त कर पाए। और चौथी चीज़ ये इनका पहले दिन का स्ट्राइक ये था, जब हम आपको मैंने बताया था कि पहले दिन हम जब इस युद्ध को एनालाइज कर रहे थे तो हमारा ये समझना था कि बाकायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे के पूरे युद्ध में एक तरीके से बहला के जो है लाया गया है, अमेरिका को शामिल किया गया है, ये कहते हुए कि जैसे निकोलस मादुरो को आपने
24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हटा दिया, वैसे ही हम अली खामनेई के स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अली खामनेई जैसे ही उनको स्ट्राइक करके हम उनको मार गिराते हैं, उसके बाद में तुरंत जो है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि वहाँ पे महीने भर पहले प्रदर्शन हुए हैं, पब्लिक का सेंटीमेंट जो है वो रिजीम के खिलाफ है, और तुरंत वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा, वहाँ पे फिर हम अपने आदमी को बैठा देंगे। और अली पहलवी जो है, अली रज़ा पहलवी, जो कि वहाँ की जो भूतपूर्व महाराजा की जो परिवार था, जो शाही परिवार था, उनके वंशज हैं, तो उनको एक तरीके से तैयार भी कर लिया गया था, एक चेहरा भी दिखा दिया गया कि अली रज़ा खamenei अली रज़ा पहलवी आके बैठेंगे। तो ये सारा प्लान जो है रिजीम चेंज का ये फेल हो गया, और उसके बाद में अमेरिका इस पूरे के पूरे ट्रैप में उलझता चला गया। तो क्योंकि ईरान ने जो है शुरुआत ही यहाँ से की कि ईरान ने जब हमले वापस अली खामनेई के जवाबी हमले जो किया अली खामनेई की मारे जाने के बाद में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा निशाना जो बनाया वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया, और यहाँ से ईरान ने अमेरिका को इस पूरे के पूरे ट्रैप में घसीट लिया एक तरीके से, और अमेरिका के पास में निकलने का रास्ता नहीं बच रहा था। तो ये इस डील में एक फेस सेविंग अमेरिका को सिर्फ ये दी गई है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन अब नहीं बनेंगे। अच्छा, ईरान ने ये बताइए 60 दिन है अभी, और जब डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उस दौरान ही हमने देखा आए दिन हमले हो रहे हैं, नौटंकी चल रही, सब कुछ चल रहा था, है ना, लग रहा था हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी 60 दिन कितने भारी पड़ेंगे? शांति रहने वाली है? नहीं, शांति नहीं रहने वाली है। कारण इसका ये है कि इजराइल ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि हम इस डील का हिस्सा नहीं है। हम जो लेबनान में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आपने शांति, आपका सीज फायर है ईरान के साथ में, हमारा सीज फायर नहीं है। हम लेबनान में अपनी कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। और आज सुबह जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये हस्ताक्षर किए हैं, ठीक उसी समय जो है इजराइल की तरफ से एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ये स्ट्राइक हुई नबतियह में, यहाँ पे माफ़ कीजिए एयर स्ट्राइक हुई, एक चौराहे पे एक गाड़ी को निशाना बनाएगा स्पेसिफिकली, और उसके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 2 लोग सवार थे, उनमें से एक आदमी जो है मारा गया। तो ये बिल्कुल एसेसिनेशन किस्म का ऑपरेशन है। इससे पहले कल जो है लगातार तायरे में हमला हुआ है, उसके अलावा मंसूरी में हमला हुआ, अज़ियह में हमला हुआ, नबतियह में जेट स्ट्राइक हुई हैं। कई जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, कई जगहों पर जेट से स्ट्राइक कर रहा है। उससे पहले 14 तारीख को लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उसके सबर्ब दहिया में लगातार हमले किए गए 14 तारीख को इसराइल की तरफ से। तो इसराइल अपने ऑपरेशन से रोक नहीं रहा है, ना वो वहाँ से जो उनकी आर्मी वहाँ पे IDF जो इन्वेड करके गई है, और जिन इलाकों पर उनका कब्जा है वो भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल मानने को तैयार नहीं है, ना वो ऑपरेशन रोकेगा, ना इस डील को मान रहा है, कह रहा हम मनबे नहीं करते, ना आपके साथ है। तो आने वाले समय में ये है। और तीसरी चीज ये है कि अंततोगत्वा बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो ट्रंप ने ये अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ा है ईरान में, ये अमेरिका के रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहेगा, और अमेरिका के सर पे ये कलंक रहेगा कि उसको ईरान से एक तरीके से हारना पड़ा है। और उनका ये कहना है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, जो कि दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट नए सिरे से फिर से शुरू हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक किसी भी तरीके से युद्ध को टाला जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे स्थिति ये बनती है कि मिड टर्म्स इलेक्शन में अगर उनकी पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को अगर हार हासिल होती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है कांग्रेस जो है एक तरीके से खड़ी हो जाएगी, और कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तमाम मुकदमे चलाए जाएंगे। खासतौर पर जो मामला वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो ये है मार्केट मैनिपुलेशन का, कि इस पूरे युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनके कीन्स ने, उनके सहयोगियों ने, उनके परिवार के लोगों ने किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट करके पैसे बनाए हैं वहाँ पे, और ख़ासतौर पर क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग के ऊपर किस तरीके से पैसे बनाए। कि आपको याद होगा कि वो शुक्रवार को आके कहते थे कि जो है हम उड़ा देंगे और तमाम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उस समय ऑयल के प्राइसेस जो है वो अचानक से सर्च कर जाते थे, और सोमवार को आके कह देते थे कि हमारी अच्छी बात सब बढ़िया है। तो उसको मार्केट मैनिपुलेशन, उसमें कई सारे जो इनके कैबिनेट के लोग हैं, जिसमें पीट हेगसेथ हैं, उनका नाम आ रहा है, और तमाम लोगों का नाम जो है इस तरीके के मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग आ रहा है। अगर कांग्रेस में वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की जो है बढ़त घटती है, और डेमोक्रेट पार्टी अगर वहाँ पे बढ़त बना लेती है कांग्रेस में, तो वैसी स्थिति में होगा ये कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाएगी। फिर वहाँ से कोई भी ट्रम्प जो है कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं कर पाएंगे तो उनको कांग्रेस में चैलेंज वो झेलना पड़ेगा, अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में भी। तो वैसी स्थिति में वो एक तरीके से टूथलेस प्रेसिडेंट बन के रह जाएंगे आने वाले 2 सालों में।
तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से जो है वो एक तरीके से रबर स्टाम्प किस्म के जो है राष्ट्रपति बन के रहें आने वाले 2 सालों में। तो किसी भी हालत में चाहेंगे कि मिड टर्म्स में वो ये चुनाव जीतें, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको अपना मागा सपोर्टर बेस जो है उसको वापस से हासिल करना, वहाँ पॉपुलैरिटी फिर से गेन करना। और इसी के चक्कर में जो है डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि हमको अभी हम युद्ध खत्म कर रहे हैं और फिर से जो है एक बार शांति के मसीहा बने। ये भी तो कह रहे हैं युद्ध जीत गए। हाँ हाँ, युद्ध तो मतलब बहुत समय पहले जीते हुए हैं। वो तो पहले दिन से ही जीत गए थे। और फिर उसके बाद में लगातार जो उनका ये कहना है वो ये अपने मागा समर्थक बेस को ये कहना है कि अगर मैं नहीं होता तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता और फिर वो अमेरिका के लिए भी खतरा बन जाता। तो इसलिए आगे एक ही पुड़िया मिली है बेचने के लिए, वो है कि न्यूक्लियर वेपन हमने इनसे छीन लिया और अभी नहीं बना पाएंगे। हाँ। तो अभी इसको ट्रम्प बेचेंगे। कारण क्या है? मिड टर्म इलेक्शन इन्होंने बता दिया, समझा दिया। बाकी 14 पॉइंट्स क्या हैं, उन 14 पॉइंट्स में किसके क्या हक में जाने वाला है ये समझाने की इस वीडियो में हमने कोशिश की। बाकी नजर रहेगी, डिटेलिंग अभी और धीमे धीमे आएगी। अभी एमओयू है, धीमे धीमे इसमें और रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे, तो नजर हमारी बनी रहेगी। युद्ध पर भी जो फिलहाल शांत हो गया है, अच्छी बात है देश दुनिया के लिए भी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हुए हैं, इसका आने वाले वक्त में भारत को भी फायदा होगा। अभी तुरंत तो रेप्लिकेट नहीं होगा, मगर फायदा होगा। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि सरकार जब क्रूड ऑयल बढ़ा तो रेट बढ़ाए, अब क्रूड ऑयल घट रहा है तो धीमे से रेट घटा भी दे। बाकी नजर सरकार ने बहुत इंतजार किया, बीच में चुनाव भी तो आ गए थे। बहुत घाटा झेला है। तो बराबर किया जा रहा है, देखते हैं वो कम होता है, कब कम होता है, नजर हमारी बनी रहेगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। कोई बात छूट गई हो, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे अनूप है। शुक्रिया।